नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्रिय मित्रों का एक बार फिर से साइकोलॉजी के लाइव सेशन में दिल से स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़ी खुशी खुशी अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट आप सब लोग जो मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, मुझे लगता है जुड़ भी गए हैं। पूनम जी, अच्छा पूनम बड़े दिनों के बाद, पंकज जी, गीतांजलि, संध्या, डॉक्टर अजय जी, अनु जी, वेलकम, सभी का वेलकम, स्वागत। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही बेहतरीन सेशन बनने वाला है माय डियर। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने अपनी क्लास में मोटिवेशन की कुछ बातें पढ़ी थी, ठीक है, और आज की क्लास में मोटिवेशन खत्म होने वाला है, मोटिवेशन एंड होने वाला है। तो इसका मतलब बिल्कुल खराड़ी जी, स्वागत, अभिनंदन। तो प्रिय मित्रों, आज की क्लास में मोटिवेशन में हम बहुत अच्छी बातें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। आखिर क्या हैं वो बातें जिनसे बहुत ज़्यादा लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि एक एक 1 बाय 1 हमने पढ़ा कि अभिप्रेरणा के जो सोपान हैं वो 3 हैं: नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। आवश्यकता क्या है ये हमने सीखा। आवश्यकता किसी चीज़ की कमी और अधिकता को कहते हैं। इसी प्रकार अंतर्नोद, आपके हमारे अंदर उत्पन्न वे उत्तेजनाएं, वे प्रेरक, वे उत्तेजक जो हमें व्याकुलता देते हैं, जो हमें तनावग्रस्त बनाते हैं, जो हमें उद्वेलित करते हैं, राइट। और थर्ड था उद्दीपक, दुनिया के सारे भौतिक संसाधन। इनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स पूछ सकता है एग्जामिनर, वो भी हम लोगों ने जाना। ये 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़े। अब आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज कई सारी चीज़ें मज़ेदार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज के टॉपिक में मैं आपको 2-3 अच्छी बातें बताने वाला हूं माय डियर। जिसमें पहली बात, आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको कहा था मोटिवेशन एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा सिलेबस जो है वो छोटे छोटे टॉपिक से, इस टॉपिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई एग्जाम्स में, जहाँ पर बात ऑप्शनल की आती है, जहाँ पर बात टीयर 3.0 और 4.0 की आती है। तो इस कारण हम इन छोटे टॉपिक्स को पहले कवर कर रहे हैं, और जो इजी भी हैं, जो साइकोलॉजी के बेसिक टॉपिक्स हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, उन टॉपिक्स को पहले कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको लर्निंग और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों बिग टॉपिक हैं, इनको हम लोग जल्दी कवर करेंगे। ओके गाइज, सो डोंट वरी। आरती यादव जी, वेलकम वेलकम। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र, ये अभिप्रेरणा चक्र से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। किससे? अभिप्रेरणा के चक्र से। उसके अतिरिक्त और क्या पढ़ेंगे? अभिप्रेरणा चक्र के अलावा सीखने में अभिप्रेरणा का उपयोग क्या है ना? सीखने में उपयोग, यूटिलाइजेशन इन लर्निंग। सीखने में अभिप्रेरणा का उपयोग, इसका मतलब आप ये समझिएगा, अरे भाई मोटिवेशन की उपयोगिता क्या है? आप जो लर्निंग कर रहे हैं, आप जो मुझसे सीख रहे हैं या किसी से भी सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीखने में यहाँ पर आप मोटिवेशन को किस अनुरूप उपयोग में लेते हो, काम में लेते हो, और क्या वाकई मोटिवेशन आपके सीखने में मदद आपको करता है, हेल्प आपको करता है या नहीं करता है। तीसरा बनेगा यहाँ से प्रश्न, वो बनेगा बेटा आपका प्रेरक, है ना? टाइप्स ऑफ मोटिव्स, प्रेरकों के प्रकार, प्रेरकों के प्रकार, प्रेरकों के प्रकार। अलग अलग मनोविज्ञानियों के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, मोटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी भी हम लोग जानने वाले हैं। अच्छा, वाकई अगर देखा जाए तो कई लोगों ने, जिसमें हम लोग कई मनोविज्ञानियों का नाम पढ़ने वाले हैं, उन्होंने भी अभिप्रेरणा के जो प्रेरक होते हैं, मोटिव्स होते हैं, उनको अलग सेगमेंट में निर्धारित किया है, जिनमें गेट्स की हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। आखिर में ये प्रेरक हैं क्या, ये बताते हैं गेट्स
और अन्य भी बताते हैं, ब्लेयर जोन्स भी बताते हैं, कार्टर वी गुड भी बताते हैं, ठीक है, गैरेट भी बताते हैं, उनके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, मैस्लो भी बताते हैं, उन सब के अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं और तीनों बहुत इजी हैं और छोटी छोटी हैं। उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, लेकिन अंत में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बेटा? अभिप्रेरणा के सिद्धांत। यानी एक और टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, वो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थेरीज ऑफ मोटिवेशन, दैट इज द अभिप्रेरणा सिद्धांत। और उसके बाद ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में जहां भी आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको ये वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मोटिवेशन से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ओके माय डियर्स, चलिए मेरे प्रिय मित्रों, क्या बात है, सारे बच्चे आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विभा जी, गोटा जी, वेलकम वेलकम सभी का। हाँ, एक बार हमने आपसे पूछा ही नहीं कि हमारी आवाज़ जो है, प्रॉपर वॉइस जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, हम आपको दिखाई भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आज आपकी ना तो मुस्कान हमारे पास पहुंची है, ना खिलखिलाहट हमारे पास पहुंची है, ना आपने हाले बयां हमारे साथ साझा किया है, तो फिर ये तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं अभिप्रेरणा चक्र। बस एक छोटा सा चक्र मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ और वो इसी स्लाइड में मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ। भाई, अभिप्रेरणा चक्र की जब बात करते हैं ना, तो एक ऐसा चक्र बनता है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम शुरुआत करते हैं आवश्यकता से। किससे शुरुआत करते हैं बेटा? यहां पर है आपकी नीड, यानी आवश्यकता। क्या है बेटा? आवश्यकता। और ये चक्र शुरू होता है कहां से? आवश्यकता से, ऐसे चलता है। फिर आवश्यकता से उत्पन्न होता है आपका अंतर्नोद, अंतर्नोद। और चूंकि अंतर्नोद जो है वो जन्म देता है किसको? तनाव को या उद्वेलन, तनाव या फिर उद्वेलन। और ये तनाव या उद्वेलन जन्म देता है किसको बेटा? देखिएगा, यहां पर जब व्यक्ति को तनाव होता है या उद्वेलन का शिकार होता है, तो फिर वह इस तनाव को दूर करने के लिए लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है, यानी लक्ष्य प्राप्ति जैसा व्यवहार, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। क्या करता है? लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है। लक्ष्य निर्दिष्ट यानी लक्ष्य के प्रति वह एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और फिर उसे मिल जाती है क्या? उपलब्धि। क्या मिल जाती है बेटा? उपलब्धि। और उपलब्धि मिलने के बाद, अचीवमेंट मिलने के बाद, उसके उद्वेलन में जो यहाँ पर तनाव हुआ था ना, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है उद्वेलन में कमी, यानी तनाव में कमी, तनाव में कमी। फिर आपका वापस आ जाता है आवश्यकता। इस प्रकार का ये एक चक्र होता है, जिसमें सबसे पहले होता है आपका आवश्यकता, यानी नीड होता है। फिर उसके बाद होता है आपका ड्राइव। क्या होता है? ड्राइव होता है। और फिर उसके बाद आपका होता है इनर ड्राइव, है ना, मतलब इसको इनर ड्राइव आप लोगों ने कहा। फिर हो जाता है आपका इनर ड्राइव भी कह सकते हैं या ड्राइव भी कह सकते हैं। फिर आपका तनाव यानी टेंशन, उद्वेलन, यानी जो आपकी पीड़ा है, जो आपका कष्ट है, उसको कहते हैं अराउज्ड, यानी मन मस्तिष्क में, आपके जहन में, आपके अंतर मन में इतने सारे अराउज्ड, यानी इतने सारे विचार, कल्पनाएं, चिंतन, बहुत सारे ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं। और इन ख्यालों की वजह से, इस तनाव की वजह से आप क्या करते हो? आप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आप स्टार्ट कर देते हो। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चूंकि उस तनाव से व्यक्ति इतना पीड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास भोजन की कमी है, आवश्यकता भोजन की कमी है। एग्जाम्पल से सीखो पूरे चक्र को। आपके पास किसकी कमी है बेटा? भोजन की कमी। अब भोजन की कमी के लिए आपने क्या किया? आप यहाँ पर भूख रूपी चालक ने आपको परेशान कर दिया, अंतर्नोद आपका भूख हो गया भोजन से रिलेटेड। यहाँ पर कमी थी, कमी ने जन्म दिया भूख को, और भूख ने
आपको तनावग्रस्त बना दिया, क्योंकि जब तक भूख शांत नहीं होगी ना तब तक आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, उद्वेलित रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, चिंतित रहेंगे। फिर जब इस तनाव से बचने के लिए यानी अपनी भूख को शांत करने के लिए आप क्या करोगे, भोजन प्राप्ति के लिए क्रिया करना शुरू करोगे। क्या करोगे बेटा, क्रिया करना शुरू करोगे। आपने क्रिया करना शुरू कर दिया, फिर जब क्रिया करना शुरू किया तो फिर आपको उपलब्धि यानी आपको भोजन मिल गया। क्या मिल गया बेटा, भोजन मिल गया, अचीवमेंट, आपका टारगेट अचीव हो गया। भोजन रूपी टारगेट जो था वो आपका अचीव हो गया, और अचीव होते ही आपका जो तनाव है वो खुद ब खुद दूर हो गया, न्यून हो गया, कम हो गया। और आपसे दूर होने के बाद आप संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार से इस अभिप्रेरणा चक्र से भी क्वेश्चन बन जाया करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना सा ध्यान रखना है, अभिप्रेरणा चक्र में हम लोग बेसिक चीज़ें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। तनाव में कमी तो अपने आप ऑटोमेटिक होती है, वो तो हमने लिखा है, लेकिन आपसे पूछे अभिप्रेरणा चक्र के कितने सोपान हैं तो आपको आंसर 5 करके आना है, 6 नहीं। कितना करके आना है, 5 करके आना है। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो ये अभिप्रेरणा चक्र की कहानी यहाँ पर पूरी होती है। तो एक कंपोनेंट आपका पूरा हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग, दूसरी बात करते हैं, सीखने में अभिप्रेरणा के क्या क्या उपयोग है ना। दूसरा टॉपिक है आपका सीखने में अभिप्रेरणा का उपयोग। अभिप्रेरणा का उपयोग बहुत शॉर्ट टॉपिक है, कभी कोई गलती होने के चांस नहीं बनते। सीखने में अभिप्रेरणा का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस या यूटिलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है ना, अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, आज आपके जीवन में अभिप्रेरणा कितना रोल या कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, इन सब चीज़ों की बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बस इतना जान लेना चाहिए कि हम कुछ टॉपिक्स या कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको ये समझाने वाले हैं वास्तव में कि सीखने में जो है आपकी प्रेरणा या अभिप्रेरणा का क्या इम्पोर्टेंस है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर पहला बिंदु हम लोग पढ़ें तो बाल व्यवहार में परिवर्तन। बाल व्यवहार में परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण बात। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप अगर किसी बालक को उसने कोई काम किया, ठीक है, उसने कोई कार्य किया और उस कार्य पर आपने उसको गिफ्ट दे दिया, पुरस्कार दे दिया, प्राइज दे दिया, आपने उसको एप्रिसिएट कर दिया, प्रशंसा कर दी, ठीक है ना। तो कहने का मेरा अर्थ ये हुआ, अगर आप मान लीजिए एक बच्चा है जो गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ठीक है, आपकी विद्यालय सामग्री को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पता लग गया ये बालक बाल अपराधी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस बाल अपराधी वाले बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए आपने उसकी आवश्यकता पर ध्यान दिया। यार आखिर में ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे शायद नहीं मिली, इस कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो आपने उसके सही कार्य पर उसको पुरस्कार दे दिया, उसके गलत कार्य पर उसकी निंदा कर दी। तो ऐसी स्थिति में आपने उस बालक के व्यवहार को क्या कर लिया, बदल दिया, उस बालक को अच्छा बना दिया। तो अभिप्रेरणा बालक के व्यवहार परिवर्तन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है, यूजफुल होती है। बात समझ में आ गई। तो पहला बिंदु आपका बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो गया। बाल व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए शिक्षक द्वारा जो प्रशंसा की जाती है, जो पुरस्कार दिया जाता है, जो निंदा की जाती है, जो भर्त्सना की जाती है, आदि सभी के आधार पर बालक के व्यवहार को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है।
और निश्चित तौर पर इस आधार पर प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर हो गया? अब आप कहोगे सर आपने प्रेरणा का योगदान कैसे समझाया? बेटा प्रशंसा, निंदा, बुराई, आलोचना, पुरस्कार, दंड आदि सभी बाह्य प्रेरक हैं, नकारात्मक प्रेरक हैं। हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। जब हमने अभी प्रेरणा के प्रकार पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको समझा दिया। हाँ, डॉक्टर अजय जी पूछ रहे सर दंड कैसा मोटिवेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? माय डियर, नेगेटिव है। पॉजिटिव तो वो होता है जो आपके अंदर उत्पन्न है, आपके अंदर से उत्पन्न उत्तेजनाएं। देखो भाई क्वेश्चन आप कहेंगे सर पुरस्कार कैसा मोटिवेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? भैया नेगेटिव मोटिवेशन है। आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं समझ गया हूं, उस प्रश्न को आप खुद ही नहीं जान पा रहे। आपका प्रश्न गलत है, मैं उसे समझाऊंगा, उसका पोस्टमार्टम करूंगा, आप जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। जब आपसे पूछा जाए सीधा सीधा, आप थोड़ा सा मेरी बात को समझना। देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया है और सभी बच्चों को ऐसा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। वास्तव में देखो प्रेरणा में पुरस्कार यानी प्राइज, ठीक है, ठीक है, प्रशंसा यानी एप्रिसिएशन, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रशंसा किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो ये नकारात्मक है। आंसर क्या हो गया बेटा? नकारात्मक यानी नेगेटिव। दीज आर द नेगेटिव मोटिव्स। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, पुरस्कार और प्रशंसा नेगेटिव कैसे हो गए? अरे भाई चूंकि ये बाह्य होते हैं, ये इनको लेकर कोई भी व्यक्ति माला जी, इसलिए आपका कभी कभी ऑनलाइन क्लास मिस हो सकता है, बट ऑफलाइन वीडियोस देख लिया करूंगी। ओके ओके माला जी, ठीक है। तो ओहो वेरी गुड माला जी, जब भी इसका मतलब हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमें बिहार जरूर घुमाएंगे। इसका मतलब तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप कांस्टेबल हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप टीचर जरूर बनेंगे, ये हमें विश्वास है, ठीक है, निश्चित तौर पर। देखो बच्चों, तो प्रेरणा में पुरस्कार प्रशंसा नकारात्मक प्रेरक है, ना कि सकारात्मक। क्यों है? क्योंकि सकारात्मक वो होते हैं जो आप व्यक्ति या प्राणी के अंदर विद्यमान होते हैं। ठीक है बेटा, भूख प्यास काम निद्रा मैथुन क्रियाएं हमने कल पढ़ा था, और बाकी सब कुछ बाह्य। पुरस्कार निंदा प्रशंसा ये सब बाह्य चीजें हैं, बाहरी प्रेरक हैं, और बाहरी प्रेरक होने के नाते उन्हें नकारात्मक कहा जाता है। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता? पुरस्कार और प्रशंसा का संबंध किस अवधारणा से है? अब यहां पर प्रेरणा नहीं पूछा, अभिप्रेरणा नहीं पूछा, यानी मोटिवेशन में पूछे तो ऐसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कॉमन क्वेश्चन पूछ ले कि यार प्रशंसा और पुरस्कार किस प्रकार की अवधारणाएं हैं, सकारात्मक है या नकारात्मक या फिर दोनों, तो प्यारे बच्चों आंसर सकारात्मक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रेरणा का नाम नहीं आना चाहिए, अभिप्रेरणा का नाम नहीं आना चाहिए, प्रेरक का नाम नहीं आना चाहिए। तो फिर अगर सामान्य अवधारणा आपके जीवन संबंधी बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन बना दिया जाए, जनरल क्वेश्चन बना दिया जाए कि भैया पुरस्कार किस प्रकार की अवधारणा है, शैक्षिक प्रक्रिया में पुरस्कार का संबंध किससे है, तो सकारात्मकता से है। प्रशंसा का संबंध किससे है? पॉजिटिविटी से है।
नकारात्मक हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रेरणा के अंतर्गत पूछ ले तो बेटा प्रेरणा तो दो ही प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एक्सटर्नल होती है और पॉजिटिव इंटरनल होती है। बस और कुछ मत पढ़ो, अपनी खोपड़ी के दरवाजे खोल लो, सब कुछ माइंड में सेट कर दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है मेरे मित्रों, चलिए तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। व्यवहार परिवर्तन में अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, सीधी सीधे से अर्थ में चरित्र निर्माण में सहायता। मोटिवेशन, चरित्र निर्माण में सहायता। वाह, कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है मोटिवेशन। आज आप देख लीजिएगा, आप अगर चरित्रवान हैं तो निश्चित तौर पर आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन, आपके अच्छे पड़ोसी, आपके अच्छे रिलेटिव्स ने आपको निश्चित तौर पर ये पाठ पढ़ाया होगा, ये प्रेरणा दी होगी, ये आपको मोटिवेशन दिया होगा। उसी के आधार पर आज आप अपने चरित्र को बहुत बेहतर बनाए हुए हो। सो माय डियर, चरित्र निर्माण में भी आपका मोटिवेशन बहुत हेल्पफुल होता है। यानी टीचर्स जो लोग होते हैं ना, आप लोग क्या करोगे पता है, स्कूल में बच्चों को जाके उनका चरित्र निर्माण करोगे। और एनसीएफ 2005 तो कहता ही यही है, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भूमिका एक शिक्षक का दायित्व होता है और वह शिक्षक बालकों के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। संपूर्ण राष्ट्र का एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व को तैयार करता है, एक ऐसे बच्चे को तैयार करता है जो आगे चलकर इंजीनियर, सिपाही, खिलाड़ी, पहलवान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि बन जाता है। ओके माय डियर्स, चलिए ओहो ललिता जी, आपको भी हम मोटिवेशन दें? कैसी बात करते हैं, आप खुद मोटिवेटेड हैं, आप खुद एक टीचर हैं, आप खुद साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। हमें पता है, हमें उम्मीद है आपको जरूर हमारी बातें समझ में आती होंगी। तो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में सहायता करता है, इसीलिए हम सब लोग, हम तो बिकॉज ऑफ वी आर द टीचर्स यार, वी आर द नेक्स्ट टीचर्स, सो हम लोगों का चरित्र तो सबसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भूमिका तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार मैं पीजीटी साइकोलॉजी तैयार कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं नेक्स्ट टीचर्स तैयार कर रहा हूँ, सेम एज आपके भी नैतिक दायित्व हैं, मॉरल ड्यूटीज है। ठीक है, तो चरित्र निर्माण में ये मोटिवेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्रो एंड क्रो कहते हैं ध्यान केंद्रित करने में, ध्यान केंद्रित करने में सहायक। आज आप देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को कितनी सारी बातें बताता रहता हूं, तभी तो आप मेरी क्लास में आने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। वरना तो आज के ज़माने में कहाँ हमारे प्रिय मित्रों को, हमारे बच्चों को समय ही कहाँ है। आप इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी हंसी आती है आप लोगों पर, जो बच्चे मुझसे कहते हैं सर टाइम ही नहीं मिलता। अरे तो फूटे करम के क्यों पढ़ने का इरादा किया, क्यों संकल्प लिया? जब विद्यार्थी जीवन के रूप में आपके पास पढ़ने का ही वक्त नहीं है, तो फिर पढ़ने का संकल्प क्यों लिया, क्यों पैसे बर्बाद किए? वाय? अगर पढ़ने से ज्यादा आपके विद्यार्थी जीवन में कोई और महत्वपूर्ण कार्य है तो पहले उसको निपटा लो, पहले उसे फिनिश कर लो, पहले उसे पूरा कर लो। जब जिंदगी मौका दे पढ़ने का, तब लाइफ में जब मौका मिले तब पढ़ लेना। अभी पहले उस काम को कर लो जो ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, टास्क सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ स्टडी है, फुली अंडरस्टैंडिंग तरीके से। बिकॉज ऑफ अगर आप स्टडी कर रहे हो
तो निश्चित तौर पर आपका कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन मेरी क्लास के प्रति होगा, मेरे प्रति होगा, और यही आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। इसीलिए केंद्रित करने में, राइट बेटा? खेराडी जी, ओहो, अच्छा ललिता जी, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, डन डन डन। अच्छा ललिता जी, हमने दूसरी ललिता समझा कि जो बिहार से हैं हमारी। खैर जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी हमारे प्रिय 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 विद्यार्थी हो। तो ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है मोटिवेशन, अटेंशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट है, मतलब अभिप्रेरणा के क्या उपयोग हैं, सीखने में क्या क्या महत्व है, मानसिक विकास में, रुचि के विकास में। ठीक है ना, ये क्रो एंड क्रो कहते हैं। ठीक है, मानसिक विकास में सहायक। अच्छा आप कहें, आप गलती से ऐसे मत पढ़ लेना, क्या मत पढ़ लेना भैया, अरे यार ये भी क्रो एंड क्रो का कहना है, ऐसा मत पढ़ लेना कि शारीरिक विकास में सहायक। अरे भैया मेरे मोटिवेशन से आपका शरीर मोटा तगड़ा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन मानसिक डेवलपमेंट जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, निश्चित रूप से। सर जी आपकी यही तो खासियत है, बिना पूछे ही पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, दिल से स्वागत। ठीक है, तो आप समझिएगा मानसिक विकास में बहुत हेल्पफुल करता है। आज जो कुछ आप जिंदगी में कर पा रहे हो ना, जितनी उपलब्धियों को प्राप्त कर पा रहे हो, सचमुच आपको आपके टीचर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके मित्रों ने, आपके इर्द गिर्द के परिवेश के लोगों ने आपको मेंटली बूस्ट किया है, आपको मेंटली मोटिव दिया है, मोटिवेशन दिया है। और मैं तो सारा का सारा किस्सा वही सुनाता हूँ, गेम ही यही बजाता हूँ, जिससे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और कई सारे पॉइंट्स हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर। हाँ, हम लोग साथ साथ सामाजिक गुणों के विकास की बात करेंगे, रुचि के विकास की बात करते हैं थॉमसन। ठीक है ना, रुचि के विकास में सहायक, थॉमसन इस बात की अच्छी वकालत करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बालकों के अनुशासन में सहायक, डिसिप्लिन। आज पता है, आपको पता ही है, सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा आरटी 2000 एक्ट के कई आर्टिकल्स में बालकों को मारना, पीटना, मानसिक उत्पीड़न देना कानूनन जुर्म है, आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है ना। खेराडी बेटा, चरित्र कहीं ना कहीं आपकी नैतिकता से रिलेट करते हैं, आपके आचरण से रिलेट करते हैं, को रिलेटेड हैं, आपके मॉरल वैल्यूज, आपकी ईमानदारी का गुण, आपकी व्यक्तित्व की मधुरता, आपकी मितव्ययता, आपकी प्रशंसनीय कहानियाँ, आपके कृत्य, आपका व्यवहार, एवरीथिंग। ठीक है, जो आपको निश्चित तौर पर एक चरित्रवान व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है, वही तो आपके मॉरल वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है आपके चरित्र, आपके संस्कारों का, आपकी सभ्यता का, आपकी संस्कृति का, आपके माता पिता के द्वारा दिए गए नैतिक मानदंडों का बहुत बड़ा रोल हो। ठीक है, खैर अनुशासन में सहायक। आज देखिएगा मोटिवेशन, आप बिना मारे पीटे बालकों को कितना बढ़िया डिसिप्लिन में रखने लगे हैं लोग, क्या गजब का डिसिप्लिन है। सिर्फ बातों से, सिर्फ कहानियों से, सिर्फ पुरस्कार से, सिर्फ प्रशंसा से, सिर्फ दंड से, सिर्फ आलोचनात्मक कंसेप्ट से आप बालकों को अनुशासन प्रिय बना बैठे। तो अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा रोल बालकों में अनुशासन प्रियता का विकास करना भी है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें
और कई सारे बात कर सकते, सामाजिक गुणों का विकास पढ़ सकते हैं, है ना, सामाजिक गुणों का विकास भी आज आप देख लीजिएगा। मैं आपको जब आप यहाँ पर चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, ओके मिस्टर अजय जी, वही देखकर आपको गांव के एक व्यक्ति को टीचर बना देखकर आपके अंदर एक भाव जागृत हुआ, मुझे टीचर बनना है। नेगेटिव मोटिवेशन, इसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। पढ़ेंगे हम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। क्लियर? तो सामाजिक गुणों का विकास, आज मैं प्रेम, सहयोग, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार आप मोटिवेशन से सीखते हो। और अगर आपके टीचर आपको मोटिवेट करते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जन कल्याण के कार्यों में आपको रुचि लेनी चाहिए, सामाजिक परंपराओं को आपको निर्वहन करना चाहिए, तो ये सारी की सारी बातें सामाजिक गुणों के विकास संबंधी मोटिवेशन की उपयोगिता में परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ निश्चित तौर पर आप आज व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान भी टीचर को मोटिवेशन से ज़्यादा मिलता है। आज मोटिवेशन के आधार पर ही टीचर बालकों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाता है कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, मुझे उसको क्या मोटिवेशन देना है, कौन बच्चा मंदबुद्धि है, मुझे उसको क्या मोटिवेशन देना है। तो ओवरऑल इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रगति में सहायक है आपका मोटिवेशन। क्या है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं वैसे तो अपन, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण वाले बिंदुओं से आपकी चर्चा करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 8, वो कौन सा बताया हम लोगों ने? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रगति में सहायक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत, मैंने सबकी टर्म्स इंग्लिश में बोली हैं। आप डिसिप्लिन में, इंटरेस्ट में, मेंटल डेवलपमेंट में, अटेंशन को सेंट्रलाइज करने में, कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस शब्द का प्रयोग पहली बार प्रयोग किसने किया था? अरे फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रगति में सहायक, की प्रोग्रेस में आपका मोटिवेशन बहुत हेल्पफुल होता है बेटा, याद रखना। आपका जो भी अर्जित ज्ञान है, अधिक ज्ञान अर्जन है, उन सब में भाई तीव्र गति से एक बच्चा, और भी कई सारे पॉइंट्स हम बना सकते हैं। अजय जी थैंक यू सो मच, आप इतने मतलब इतना एप्रिसिएशन मुझे देते हो कि मैं खुद इतना मोटिवेटेड रहता हूँ। पता है, मैं खुद आजकल आपकी क्लास का इंतज़ार करता हूँ कि मैं आपसे एप्लीकेशन पर लाइव कब रूबरू होऊंगा। और इतने सारे बच्चे मेरे बैच में आ चुके हैं कि अब मैं चाहकर भी क्लास मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर गलती से मैंने क्लास मिस की, कोई बहुत विशेष परिस्थिति होती है या कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो ही क्लास मिस होती है, अदरवाइज मैं करता नहीं, और मेरी आदत भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने किसी फ़ायदे के लिए, बेवजह के फ़ायदे के लिए इतने सारे बच्चों की गालियां नहीं सुन सकता, कभी नहीं। तो आप इस बात की कभी चिंता नहीं कीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही ऐसा होता है, उस दिन माफ़ कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रगति में भाई तीव्र ज्ञान में सहायक, आप और भी लिख सकते हैं। 9वां नंबर का पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, तीव्र ज्ञान में, तीव्र ज्ञान अर्जन में सहायक, है ना। यानी आप बहुत फास्ट नॉलेज एक्वायर करते हो, तो उसके पीछे वजह होती है मोटिवेशन। आज आप इतना फास्ट बिंदास साइकोलॉजी पढ़ते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, उसे मन मस्तिष्क में स्टोर करते जा रहे हो,
इतना फास्ट ढंग से, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बताया गया मोटिवेशन कार्य कर रहा है, मेरे द्वारा दी गई प्रेरणा शायद आप तक पहुंच पाई है। सो माय डियर, इतने सारे पॉइंट्स को हम लोग अभिप्रेरणा की उपयोगिता के रूप में, सीखने के संदर्भ में, इम्पोर्टेंस के रूप में पढ़ते और जानते हैं। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक भी आपका हो गया। उसके बाद अब आता है टाइप्स ऑफ मोटिव्स, अभिप्रेरकों या प्रेरकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोटिव्स। ठीक है, प्रेरकों के प्रकार। आसान क्वेश्चन बनेगा यहां से, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनेगा पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। याद रखना, इस वाले चैप्टर से यानी टाइप्स ऑफ मोटिव्स से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर किसी साइकोलॉजिस्ट को लेकर। अब मान लीजिए मैं आपसे मैस्लो, थॉमसन और गैरेट की बात करूं तो ये बड़े आसान क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मज़ेदार 3 ही लोग हैं। एक तो हैं अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरकों के प्रकार, ठीक है। दूसरे हैं थॉमसन के अनुसार प्रेरकों के प्रकार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में इन्हीं के पूछे जाते हैं। और तीसरा है आपका गैरेट के अनुसार प्रेरकों के प्रकार। बस ये 3 तो आपको खोपड़ी में इंसर्ट करने हैं हमेशा के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोटिव्स में हो माला कुमारी जी, थैंक्स ए लॉट, आपका दिल से अभिवादन है हमारी क्लास में। आप इतनी बड़ी बात हमें बोले हैं कि सर आप जैसे महान टीचर को कौन अपशब्द बोलेगा। यार बच्चे लोग हैं ना, बच्चे भाई, आप लोग आज़ाद देश के, आज़ाद घर के, आज़ाद प्रदेश के, आज़ाद व्यक्तित्व के धनी हो। आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं तो वैसे भी आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे तो कुछ भी बोलें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी भाई समझकर समझ जाऊँगा कि ये इनकी जो डांट है मुझे एक सीख देती है, कभी आपके दोस्त समझकर और कभी आपका एजुकेटर समझकर समझ जाऊंगा कि मेरे बच्चों की नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप तो बस प्रोग्रेस करो, हमेशा उन्नति करो, यही मेरी तमन्ना है। देखो, तो जब अब्राहम मैस्लो को आप पढ़ रहे हो, अब्राहम मैस्लो का नाम आते ही तो यार हमें याद आता है, इन्होंने तो नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। लेकिन भैया, लेकिन अभिप्रेरणात्मक प्रेरकों में इन्होंने अभिप्रेरणा के प्रेरकों को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। कितने में बेटा? 2 में, नंबर 1 और नंबर 2। इसी प्रकार थॉमसन भैया भी अभिप्रेरकों के या प्रेरकों के प्रकारों को 2 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। लेकिन अरे ये गैरेट है ना, ये गैरेट भैया तो 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं बेटा। कितनी श्रेणियों में बच्चे? 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। अब आपको पढ़ लेना चाहिए ढंग से। कैसे भैया? देखो, मैस्लो कहते हैं प्रेरक 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात और दूसरा अर्जित। मेरे प्रिय मित्रों, आपको अब खोपड़ी को खोलकर समझना है। जन्मजात यानी इनेट और अर्जित यानी एक्वायर्ड। ओके। नंबर 2 फिर आपके बताते हैं थॉमसन, ये कहते हैं कि भैया नहीं, जन्मजात अर्जित नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम आर्टिफिशियल होते हैं, ये ऐसा बताते हैं। यानी नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं, ये बताते हैं थॉमसन। प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे क्या होता है वो मैं सब समझाऊंगा। फिर कहते हैं गैरेट, नहीं भाई 3 प्रकार के होते हैं। भैया कौन कौन से होते हैं? अरे एक तो जैविक होता है यानी बायोलॉजिकल होता है, ठीक है।
दूसरा मनोवैज्ञानिक सॉरी दूसरा सामाजिक होता है, दूसरा सामाजिक होता है, और तीसरा जो होता है ना वो मनोवैज्ञानिक होता है। वो कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक होता है। अब समझ लो मेरे दोस्तों बात ढंग से। अच्छा, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं इस चैप्टर की, जो बड़ी अजीब है, अच्छी है, समझने की है। क्या है बात? यार कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो एक बार एक बच्चा था, एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, है ना, मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है और मुझे नाम भी वही याद आता है, बड़ा ठीक ठाक लगता है। एक बार एक बच्चा था, है ना, उसका स्कूल में तो नाम था मोहन लाल, ठीक है, या मोहन सिंह, और घर पर नाम था मोनू। क्या था? मोनू या मुन्नू। और रास्ते में उसके दोस्तों ने, उसके फ्रेंड्स ने उसका नाम रखा हुआ था लफंगा। क्या रखा हुआ था बेटा? लफंगा। अच्छा, एक बच्चा, नाम कितने उसके? 3। नाम कितने उसके? 3। बच्चा तो एक ही है लेकिन नाम 3 है। अरे तो ठीक वैसे ही प्रेरक तो सचमुच 2 ही होते हैं, सचमुच 2 ही होते हैं, लेकिन गैरेट उसे अलग नाम से पुकारते हैं, थॉमसन उसे अलग नाम से पुकारते हैं, और मैस्लो उसे अलग नाम से पुकारते हैं। बाकी चीज तो वही है, प्रेरक तो वही है, बच्चा तो वही है, सिर्फ नाम ही तो अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही बना लेता है, बताओ निम्न में से मैस्लो के अनुसार कौन सा प्रेरक है? अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया में किस प्रकार के प्रेरक की वकालत की है? ऐसा प्रश्न बना देता है, क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। तो भैया आपको ये समझ लेना चाहिए, आज के बाद जिंदगी में भूलोगे नहीं। अरे जो जन्मजात होता है ना, इस जन्मजात को एक बार मैं समझा देता हूं अगली वाली स्लाइड में। क्या मैं जन्मजात को, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, इस जन्मजात को आनुवांशिक नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं, हेरिडिटिकल कह सकते हैं, बात तो वही है। अरे जन्मजात को आनुवांशिक के साथ साथ आंतरिक भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये पहले भी समझा दिया, दोबारा समझा रहा हूं। क्या आंतरिक को आप प्राकृतिक नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। अरे इसको जैविक नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। इसको वंशानुक्रम नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, बात तो एक ही है। स्वाभाविक नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं भैया, 100% कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही के इतने सारे नाम हैं, एक ही के इतने सारे नाम हैं, जबकि इसका मतलब एक ही है। बच्चा तो एक ही अभी भी, लेकिन नाम उसके इतने सारे हैं। ऐसे पढ़ लो ना यार, कितना आसान बन जाएगा टॉपिक। ठीक है, अर्चना जी वेलकम, डॉक्टर अजय जी तो बस, ठीक है। देखिए, तो ये सारी बातें जब हम करते हैं तो कितना इजी है यार। इसका संबंध आपके आंतरिक प्रेरक से होगा ना, भूख, प्यास, काम प्रवृत्ति, निद्रा, मैथुन क्रियाएं आदि सभी इसी के अंदर आएंगे। दूसरी तरफ होता है आपका सामाजिक प्रेरक, जिसको वातावरणीय भी कह सकते हैं, मतलब तो एक ही है। जिसको अजैविक भी कह सकते हैं, मतलब तो एक ही है। जिसको अर्जित भी कह सकते हैं, अभी भी मतलब एक ही है। जिसको कृत्रिम कह सकते हैं, मीनिंग तो अभी भी एक ही है। जिसको अप्राकृतिक कह सकते हैं, इसका तो फिर भी एक और नाम है, नैसर्गिक। अभी भी इसका अस्वाभाविक भी कह सकते हैं, और बाह्य भी कह सकते हैं। हो गया। इसमें कौन कौन आ जाएंगे बेटा? इसमें आपके वही आ जाएंगे, पुरस्कार,
दंड, आदत, सम्मान, प्रतिष्ठा, सारी बाह्य चीजें, प्रशंसा, और जितने भी सारे बाह्य जो भी संवेग हैं आदि सभी इसी में आ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय मैं यही तो आपको बताने वाला था कि प्रेरक तो हैं ही दो ही, बस उनके नाम बहुत सारे हैं। अलग अलग मनोविज्ञानियों ने अलग अलग विचारों के रूप में उनके विचारों को रख दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आप देखिएगा, बाकी तो जो जन्मजात है, अरे मैस्लो के अनुसार वही तो थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक है, और जो थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक है वही तो गैरेट के अनुसार जैविक है। मतलब तो बात ही एक हो गई यार, जन्मजात, प्राकृतिक और जैविक ये तीनों सिमिलर चीजें हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग रख दिए। किसने? मैस्लो ने, थॉमसन ने और गैरेट ने। चीज तो अभी भी वही है। मैंने अभी अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया है, अपनी अगली स्लाइड में मैंने आपको यही पढ़ाया है। ये रहा, जन्मजात ये दे दिया, जैविक ये रख दिया, और प्राकृतिक ये रहा। तीनों नाम वही है, एक ही प्रकार का प्रेरक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ो। अब देखो, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ देखो, आप ध्यान दीजिएगा, जो अर्जित है गैरेट के अनुसार, वो सॉरी मैस्लो के अनुसार जो अर्जित है, थॉमसन के अनुसार वही की वही कृत्रिम है। वही की वही क्या है? कृत्रिम है। और जो थॉमसन के अनुसार कृत्रिम है, वही की वही गैरेट के अनुसार सामाजिक है। गैरेट के अनुसार क्या है? सामाजिक। और अब बच गया आपका एक अकेला मनोवैज्ञानिक गैरेट के अनुसार। इसने इसको तीसरे टाइप का प्रेरक कहा है। और तीसरे टाइप का जो प्रेरक है प्यारे बच्चों, वो क्या है वही हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मतलब थर्ड टाइप का जो मोटिव है, ये थर्ड टाइप के मोटिव को जब यहाँ साइकोलॉजिकल गैरेट के अनुसार पढ़ा जाता है, तो इस साइकोलॉजिकल मोटिव का मीनिंग यहाँ पर गैरेट क्या बताते हैं? दैट्स वेरी इजी, दैट्स वेरी सिंपल। क्या बताते हैं भाई? सभी प्रकार के संवेग। ये लो, ये भी हम इसी स्लाइड में लिख डालते हैं, ये भी हम इसी स्लाइड में लिख डालते हैं। ये रहा आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। अब ये क्या होता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक? देखो बेटा, मनोवैज्ञानिक प्रेरक की जब हम बात करते हैं तो सभी संवेग आ जाएंगे, सभी संवेग इसमें शामिल हो जाएंगे। सभी प्रकार के संवेग, ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस। कौन से? हास्य, आपका भय, पीड़ा, वात्सल्य, ठीक है, आदि सभी प्रकार के जितने भी संवेग हैं साइकोलॉजिकल, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। तो 14 टाइप्स के संवेग बताते हैं विलियम मैकडूगल। तो सभी संवेग आपके मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में शामिल हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मोटिव्स का पूरा चैप्टर यहां पर। अब बचा लास्ट और अंतिम आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मतलब सिर्फ 3 घंटे की क्लास में आपका मोटिवेशन खत्म, और ऐसा खत्म इस ढंग से समझा दिया, जो आप अगर 2-3 बार सुन लिया ना क्लास को, उसके बाद दुनिया भर के लोगों को मोटिवेशन देना शुरू कर दोगे। लेकिन उनकी तरह मत देना जो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और फिर अपने आप को गॉड, अल्लाह, परवरदिगार और भगवान कहलवाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करना कभी भी। एक अच्छे शिक्षक बनना, एक अच्छे टीचर बनना, बस ये खोपड़ी में सेट कर लेना। ओके। और अगला बचता है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ये तो और भी सरल प्रश्न है माय डियर। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ये है आपका अंतिम प्रश्न, अंतिम कंसेप्ट। और भैया
इसमें तो पूछता ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। अभिप्रेरणा यानी थियरीज ऑफ मोटिवेशन। देखिए मेरे दोस्त, पढ़ लेते हैं। नंबर 1, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। कुछ नहीं पढ़ना इसमें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता यानी फाउंडर कौन है? तो प्रिय मित्रों, विलियम मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल। प्यारे बच्चों, इन्होंने 1908 में मूल प्रवृत्तियां बताई थी 14 टाइप की, 14 प्रकार की। और प्यारे बच्चों, 1908 में इन्होंने एक बुक लिखी थी और इनकी बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। 1908 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसी बुक में इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बतलाई थी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है, 14 संवेग। ठीक है, ये बताते हैं मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और अर्जित होती हैं। इनकी भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा जिसको डरावनी आवाज से डर लगता है, दूसरे को नहीं लगता। तो हर एक बालक में ये मूल प्रवृत्तियां और संवेग अलग अलग मात्रा में होते हैं। कोई बहुत जल्दी बोलता है, कोई लेट बोलता है, कोई जल्दी डरता है, ठीक है, और कोई लेट डरता नहीं है। तो ऐसे ये मूल प्रवृत्तिजन्य जो संवेग होते हैं, सभी में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। इनका संबंध, मूल प्रवृत्तियों का संबंध ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों से होता है। बस इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना। जी अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप बेफिक्र रहें, चिंता ना कीजिए, और ऐसा करके रहेंगे हम। ठीक है, तो पहला सिद्धांत यहां पर होता है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। इसमें आपसे पूछ सकता है, विलियम मैकडूगल ने दिया था 1908 में। मूल प्रवृत्ति की बात की थी इन्होंने, और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग, 14 संवेग होते हैं। और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और अर्जित होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती हैं। इनका संबंध बालक के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों से होता है। बस, ठीक है ना। दूसरा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये तो पूरा पढ़ा चुका हूं, कुछ छोड़ा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं है इसमें, तो हमने पूरा पढ़ लिया है मिस्टर सिगमंड फ्रायड को। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। ये सिद्धांत कहता है सिगमंड फ्रायड। इस सिद्धांत का संबंध
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा तो अभिप्रेरणा का आधार इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? अचेतन की दमित इच्छाएं। अचेतन की दमित इच्छाएं। कुल मिलाकर आपके मन मस्तिष्क में जो बहुत सारी इच्छाएं बहुत टाइम से दबी पड़ी है ना, वो आपको फिर से मोटिवेट करती हैं। चल यार, एक बार रिस्क ले लेते हैं, एक बार जिंदगी का मजा ले लेते हैं, एक बार जीने की ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। और चाहते हैं, परंतु फिर रुक जाते हैं। और आफ्टर मैरिज, शादी के बाद तो ऐसा होता ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है सभी की जिंदगी, है ना? तो कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि क्या है इसका मतलब? बेसिकली अचेतन की जो दमित इच्छा है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो आज तक के जीवन की जितनी सारी विशेष हैं, जितनी सारी डिजायर्स हैं, उनको आपने बलपूर्वक दमित कर दिया। क्योंकि किसी भी कारणवश आपकी नीड जब पूरी नहीं हुई तो आपने उनको दमित करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। लेकिन जब कभी अब ये अचेतन से आपके पास चेतन में आती हैं, तो फिर आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हो, एफर्ट लगाते हो। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप निश्चित तौर पर परेशान हो जाते हो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हो। तो ये वाला सिद्धांत यही कहता है कि दमित इच्छाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति प्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को प्राप्त करता है। दैट्स ऑल। क्लियर? तीसरा सिद्धांत, तीसरा मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है बेटा? देखिएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन। कौन सा है बेटा? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट मोटिवेशन, सीधा सीधा इसका फाउंडर पूछता है, पहला क्वेश्चन बनाता है और अक्सर पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। निश्चित तौर पर क्या पूछता है बेटा? जी हाँ, हर एग्जाम में पूछता है। प्रतिपादक कौन है बेटा उपलब्धि अभिप्रेरणा के? वो हैं डेविड सी मैक्लीलैंड। डेविड सी मैक्लीलैंड हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये डेविड सी मैक्लीलैंड कहाँ के रहने वाले थे बेटा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए के रहने वाले। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कौन? डेविड सी मैक्लीलैंड। ठीक है। इनके साथ अन्य समर्थक कौन कौन थे? अन्य में अगर पढ़ें, एडिशनल में आप अगर पढ़ें तो एटकिंस व होएंगा, एटकिंस व होएंगा, एटकिंस व होएंगा। प्यारे विद्यार्थियों,
एटकिंस और होएगा होएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहां पर अब बात करते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का मीनिंग क्या है। एक मनोविज्ञानी थे जिनका नाम है बर्नाल्ड। क्या नाम है माय डियर? बर्नाल्ड। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, उपलब्धि शब्द का मीनिंग होता है, अचीवमेंट का मतलब होता है टू अचीव करना, प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना भैया? व्हाट अचीवमेंट, विच टाइप ऑफ अचीवमेंट? सो माय डियर, अकॉर्डिंग टू डेविड सी मैक्लेलैंड, एजुकेशनल सर्कमटेंसेस या शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक योग्यता के श्रेष्ठ शिखर को, उच्चतम शिखर को प्राप्त करना। आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर बाकी लोगों, अपने सामान्य या औसत दर्जे के बालकों की तुलना में अगर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो, अगर आपका अचीवमेंट बाकी लोगों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत है, यूनिक है, देन you are the motivated of achievement motivation according to Atkins, होएगा and also डेविड सी मैक्लेलैंड। डेविड सी मैक्लेलैंड इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, लेकिन अन्य यदि अदर सपोर्टर्स की हम बात करते हैं तो एटकिंस और होएगा को हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल इसका एक ही पर्पज है, एक ही मकसद है। चलो यहीं पर लिख देता हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और हम लिखते हैं यहां पर। देखिए मित्रों, नोट डालकर लिख देता हूं, नोट डालकर लिख देता हूं, शैक्षिक श्रेष्ठता, शैक्षिक श्रेष्ठता या सर्वोच्चता या शिखर को प्राप्त करना। ओके, ये हो गया आपका सीधा सीधा सा आंसर। क्लियर। तो ये हो गया आपका तीसरा सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं चौथे सिद्धांत की। फोर्थ सिद्धांत जो अद्भुत है, महत्वपूर्ण है, और वो है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इसे कहते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। यू नो, आप जानते हैं। और ये किसका? उपलब्धि का, सॉरी, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। डॉक्टर अजय जी सर आप पहले क्यों नहीं मिले? अब तक जिंदगी अच्छे से बन चुकी होती। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस मेरी उम्मीद, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट आप सब विद्यार्थी हैं और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ऐसी मैं आशा, अपेक्षा, उम्मीद करता हूं। बस आप रेगुलर कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। ठीक है। और क्योंकि नॉन स्टॉप हमारी क्लासेस चलती हैं, बहुत कोई रेयर इमरजेंसी होती है ना, बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं कैपेबल ही नहीं होता हूँ, तब आपकी क्लास मिस नहीं करता हूँ, वरना मैं क्लास मिस नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरी खुद की ये थ्योरी है। ओहो, डॉक्टर अजय जी कह रहे हैं सर आप हमारे आइडियल हो गए हैं, थैंक्स ए लॉट। चलिए, आवश्यकता पदानुक्रम, नीड हायरार्की थ्योरी की बात कर लेते हैं। प्रतिपादक कौन है भैया? फाउंडर कौन है? कौन है? अब्राहम मैस्लो। (1962) यूएसए के थे। अभिप्रेरणात्मक 5 आवश्यकताओं की बात करते हैं, 5 आवश्यकताएं बताते हैं। 5 नीड्स बताई इन्होंने, कौन कौन सी, उसे एक पिरामिड नुमा आकृति में इन्होंने बताया। ऐसा एक पिरामिड होता है, ठीक है, इसमें 5 आवश्यकताएं होती हैं माय डियर्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4
और शिखर पर पांचवी होती है। पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है जैविक, दैहिक, शारीरिक, और इसको आप बहुत अच्छे से मैं सिखा चुका हूं। भूख, प्यास, निद्रा, काम, मैथुन क्रियाएं जो व्यक्ति की फिजिकल नीड्स हैं, इनके बिना व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल, असंभव। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आती है उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। लेकिन उससे पहले पढ़ लो, ये सबसे निम्न आवश्यकता है। निम्न आवश्यकता, सबसे निम्न है ये, इसको पूरा लिख देता हूं, सबसे निम्न है, सबसे निम्न आवश्यकता है। कौन सी बेटा? जैविक, दैहिक, शारीरिक, बायोलॉजिकल, फिजिकल। ओके। दूसरी होती है बेटा सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। अच्छा एक बात बताइए, जब व्यक्ति अपनी फिजिकल नीड्स को फुलफिल कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो फिर वो चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसे सुरक्षा मिले, उसे प्रतिष्ठा मिले, सिर्फ उसकी जिंदगी में कोई खतरा ना हो, कोई किसी प्रकार का रिस्क ना हो, तो सुरक्षा की चाह रखता है। फिर तीसरे नंबर पर जब सुरक्षा उसे मिल जाए तो फिर कहता है कि भैया अब तो प्रेम और स्नेह चाहिए, सब लोग उसे प्रेम करें, स्नेह करें, वात्सल्य दें, ऐसी वो चाह रखता है, सारी दुनिया के लोग। और फिर कहता है कि फिर उसे समाज का सम्मान मिले, सामाजिक सम्मान। और अंत में आती है आत्मसिद्धि। और ये होती है सर्वोच्च आवश्यकता, सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता, क्योंकि यही वो आवश्यकता है जिसके आधार पर वह अपने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भूमिका चाहता है, जिसके आधार पर वह अपने विवेक, बुद्धि, कौशल के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो उसे जीवन की सभी ऊंचाइयों की पराकाष्ठाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है, जिसमें उसके पास सब कुछ होता है। नैतिक मूल्य उसके पास होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा उसके पास होती है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व करता वो व्यक्तित्व का धनी होता है। तो ऐसी वह आवश्यकता अंतिम परम आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी कंप्लीट हो जाते हैं। जो महत्वपूर्ण 4 हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। इसीलिए कई बार इन नीड्स के अकॉर्डिंग भी, है ना, फिजिकल, सेफ्टी, लव, सोशल डिग्निटी एंड इंटेलेक्चुअल, आत्मसिद्धि, these are the 5 needs according to Abraham Maslow in the theory of need hierarchy, right? So what about lower need according to Maslow? This is the physical need. Every child, every creature, हर प्राणी की सबसे पहली नीड होती है उसकी फिजिकल नीड्स की पूर्ति और प्राप्ति। ये नहीं हो तो व्यक्ति तनाव, कुंठित, भगनासा, चिड़चिड़ा, नैराश्य जीवन वाला, पाश्विक प्रवृत्ति का बन जाएगा, आदमी को आदमी नहीं कहकर मारने लग जाएगा अगर उसकी फिजिकल नीड्स पूरी। और लास्ट में तो वह आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य, ईमानदारी, श्रेष्ठ वक्ता, कुशल नेतृत्व आदि पराकाष्ठाओं से परे वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। तो ये इस प्रकार की नीड्स होती हैं। आपसे पूछे आधार में कौन सी है, तो जैविक है, और सर्वोच्च कौन सी है, तो आत्मसिद्धि। क्लियर? चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों, आज ये यहाँ पर आपका मोटिवेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत मज़ेदार यूजफुल है।
कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, लेकिन कल तो संडे है ना मेरे मित्रों, तो कल तो हमें भी आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल तो शायद क्लास नहीं हो पाएगी। अगर हम यहीं पर रहे तो कोशिश करते हैं मॉर्निंग आवर्स में क्लास लेने की। ठीक है, अगर पॉसिबल हो सका तो। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।